गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका स्टडी विद कुलगुरु में। ठीक है, तो चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। और जो है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि कैसे जो है संविधान सभा की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, उसको फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ भारत में अफ्रीका से, और उसी समय जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो गांधी जी जैसे ही भारत में आए तो अंग्रेजों के विरुद्ध में जो है अपना लड़ाई छेड़ दिए थे, बहुत सारे आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो जब उस समय का दौर ऐसा था कि ब्रिटिशों की थी सेनाओं की जरूरत, और इधर गांधी जी जो है भारत में आ गए थे, और गांधी को जो है बहुत से लोग फॉलो करने लगे थे, गांधी को अपना हीरो मानने लगे थे। तो ब्रिटिशों ने क्या कहा कि गांधी जी से, ब्रिटिशों ने कहा कि ऐसा है गांधी जी कि आपको तो आज़ादी ही चाहिए, तो ऐसा करिए कि आप भारतीयों को प्रेरित करिए कि आप ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाएं और हमारी तरफ से विश्व युद्ध में साथ दें। और जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होता है, हम भारत को क्या करेंगे कि आज़ाद कर देंगे। गांधी जी को यह रास्ता आसान लगा, और गांधी जी ने क्या किया कि सब भारतीयों को उन्होंने क्या किया कि अधिकतर से भारतीयों को बोला कि जो है ऐसा है कि आप लोग ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाइए। ठीक है, और जैसा कि गांधी जी को सब लोग अपना हीरो मानते थे, तो गांधी जी की बात मानते हुए क्या कि एक लोग ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। और जैसे ही हम लोग देखते हैं कि विश्व युद्ध खत्म होता है, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि हम भारत को कोई आज़ादी देने वाले नहीं है। ठीक है, उसके बाद गांधी जी गुस्साए और लगातार क्या किए कि जो है आंदोलन शुरू कर दिए, जिसमें आप लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, तो उसके बाद भी जो है मतलब लगातार एकदम आंदोलन पे आंदोलन, इतना आंदोलन किए कि ब्रिटिशों का हालत खराब कर दिए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ 1939 में। और उस समय भी जो है ब्रिटिशों की अगर देखें आर्थिक व्यवस्था तो बद से बदतर हो गई थी, एकदम जो है एकदम हालत खराब थी उन लोगों की, ब्रिटिशों की। ठीक है, उस समय जो है ब्रिटेन में जो है सरकार था कंजर्वेटिव पार्टी का। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के ही थे प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या किया कि फिर से वही नियम अपनाया, पिछली बार वाला ही, और उन्होंने भारत में एक मिशन भेजा जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। ये 1942 में आया भारत में। जब ये मिशन आया भारत में, तो इस मिशन में भी यही कहा गया कि द्वितीय विश्व जैसे ही समाप्त हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि संविधान सभा की मांग को पूरा कर देंगे। और उस समय जो है भारतीयों ने क्या किया कि भारतीयों को लग गया था कि पिछली बार भी यही बोला था लोग, फिर से वही बात बोल रहा है, से क्या किया उन लोगों ने, क्रिप्स मिशन का भारत के लोगों ने क्या किया कि भरपूर विरोध किया और क्रिप्स मिशन को भगा दिया यहाँ से। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि 1945 में क्या हुआ कि जो है ब्रिटेन में चुनाव हुआ, और उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई और जो है आपका लेबर पार्टी की जीत हुई। और उस वक्त जो है लेबर पार्टी के बने क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री। जैसे ही क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि अब भारत को जो है क्या करना चाहिए कि स्वतंत्र कर देना चाहिए। और इसी बात को लेकर के एक प्रस्ताव तैयार किए क्लेमेंट एटली ने, और ब्रिटेन के ब्रिटिश लोग के सदन, ब्रिटेन के सदन में जो है हाउस ऑफ कॉमन में लेकर के पहले गए, और वहाँ से क्या हुआ कि पारित कराए। और उसमें ये लिखा हुआ था कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए बात की गई थी, और भारत की संविधान सभा को मांग को पूरी करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ के द्वारा जो है क्या किया गया कि इस प्रस्ताव को जमीनी स्तर पर लाने के लिए जो है वहाँ पे एक कैबिनेट से 3 लोगों को चूज करके एक मिशन बनाया गया। ठीक है, वहाँ के मंत्रिमंडल से, और वही भारत में आया, तो जिसे बोला गया कैबिनेट मिशन, जिसमें आप लोगों ने देखा कि पहले जो है एबी अलेक्जेंडर थे, फिर आपके स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और पैथिक लॉरेंस थे। ये तीनों लोग आए थे, और तीनों लोग आए तो संविधान सभा को की स्थापना को लेकर के बात हुई, और अंतरिम सरकार के गठन को लेकर के। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा की जो मांग हो रही थी, तो पहले कौन किया, फिर लास्ट में कौन किया, ऐसे सब सवाल पूछते रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इनको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो देखते हैं हम लोग संविधान सभा को। तो संविधान सभा की मांग को लेकर के अगर देखा जाए, संविधान सभा की मांग को लेकर के, तो सबसे पहले जो है 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने,
बाल गंगाधर तिलक जो है अपने एक पत्रिका थी इनकी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो इनकी एक पत्रिका थी स्वराज, ठीक है। तो इस स्वराज पत्रिका के माध्यम से, स्वराज पत्रिका के माध्यम से इन्होंने किया था। इसी स्वराज पत्रिका में एक लेख लिखे थे जो है स्वराज बिल के नाम से, स्वराज बिल या विधेयक कह सकते हैं। तो ये जो 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक ने ये जो संविधान सभा का मांग किया था, इसे अनौपचारिक, पहला अनौपचारिक मांग बोला जाता है, पहला अनौपचारिक मांग, यानी पहली बार जो है अनऑफिशियल डिमांड था, ये अपनी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने डिमांड किया था, ठीक है, स्वराज बिल के माध्यम से। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 1919 में क्या हुआ कि 1919 में देखें हम लोग तो ब्रिटिश लोगों ने एक भारत शासन अधिनियम भेजा भारत में, और इसमें कहा गया कि भारत का जो संविधान सभा है, ठीक है, मतलब भारत का जो संविधान तैयार होगा वो किसके द्वारा होगा, ब्रिटिशों के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये चीज गांधी जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या किया कि 1922 में जो है कहा कि भारतीयों का संविधान जो होगा वो सिर्फ भारतीय लिखेंगे, ना कि ब्रिटिश लिखेंगे, दूसरा कोई और नहीं लिखेगा। और इन्होंने क्या किया कि यंग इंडिया, इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, और इस माध्यम से क्या किया कि गांधी जी ने भी क्या किया, संविधान सभा का मांग किया। ये सब अनऑफिशियल डिमांड थी, ऑफिशियल डिमांड नहीं थी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 1924 में, ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू इन्होंने भी क्या किया, संविधान सभा का मांग किया 1924 में। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग 1934 में देखते हैं तो एम.एन. राय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने क्या किया कि ये जेल में थे, उस समय जेल में थे, और इन्होंने क्या किया कि संविधान सभा का पहली बार औपचारिक मांग, पहली बार औपचारिक, ये जेल में चिट्ठी के माध्यम से इन्होंने डिमांड किया था, औपचारिक मांग किए थे, ठीक है, एम.एन. राव, मानवेंद्र नाथ राव ने। तो आपसे सवाल पूछता है कि पहली बार जो है, सबसे पूछे कि पहली बार मांग किसने किया था संविधान सभा का, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1885 में, लेकिन वो अनऑफिशियल था, अनौपचारिक जो है डिमांड था। अगर पहली बार ऑफिशियल अगर डिमांड देखेंगे हम लोग, पहली बार नियमता जो है कोई डिमांड किया था तो एम.एन. राय ने किया था, एम.एन. मानवेंद्र नाथ राय ने, ठीक है। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पहली अनौपचारिक मांग किसने किया था, तो वो जो है बाल गंगाधर तिलक ने, और जो है औपचारिक मांग अगर पूछ दे जो है तो वो किए थे मानवेंद्र नाथ राव ने। तो पहली अनौपचारिक मांग, अनऑफिशियल डिमांड जो है किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने, और ऑफिशियल डिमांड किसने किया था, तो मानवेंद्र नाथ राय ने, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं संविधान सभा का गठन कैसे क्या हुआ, इसके पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं संविधान सभा को लेकर के। संविधान सभा, चलिए यहाँ पे दो शब्द मिल गए, एक है संविधान और एक है संविधान सभा। सभा जो है किसे कहेंगे, तो लोगों के समूह को, और यही लोग जो है, यही लोगों का समूह जो है संविधान को तैयार करेगा, तो इसी को बोलेंगे हम लोग संविधान सभा। तो बात यहाँ पे है कि लोगों के समूह को तैयार करने के लिए क्या नियम चाहिए, क्या तौर तरीके चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लोगों का समूह का मतलब कि भारत की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा थी उस समय, तो सब लोग मिलकर तो संविधान तैयार करेंगे नहीं। तो इन लोगों के समूह को बनाने के लिए भी तो कोई ना कोई नियम तौर तरीका चाहिए।
तो इन लोगों के समूह को जो है क्या किया गया कि चुनाव के माध्यम से चुना गया, चुनाव के माध्यम से चुना गया। और देखा जाए तो पूरी जनसंख्या में क्या किया गया कि उस समय 389 सीट बनाया गया, 389 सीट तैयार किया गया जनसंख्या के अनुसार। और 389 सीट बनाने के पीछे जो है क्या लिया गया था योग्यता, तो 10 लाख पे, 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट, 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, इसके चाहने वाले 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो इसको अपना नेता बना लिए, इसको अपना नेता बना लिए। अब ये जो है जाएगा, अगर कहीं भी ये व्यक्ति जाता है, किसी भी जगह पे जाएगा, तो ये जो भी बात बोलेगा, ये व्यक्ति जो भी बात बोलेगा, तो ये कहा जाएगा कि ये 10 लोग बोले हैं। बोलने वाला अकेला है, लेकिन इन 10 लोगों का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जो भी ये बात अगर जहां भी रखेगा तो कहा जाएगा कि इन 10 लोगों का बात यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, 389 सीट बनाया गया। कैसे, इसका आधार क्या रखा गया था, इसका क्या आधार लिया गया था, तो 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट का होना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं आगे जो है, अब समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे 10 लाख जनसंख्या मिल करके संविधान जो है बना दी। तो अब यहीं पे 389 सीटों में हम लोग देखेंगे अगर, तो 292 सीट जो थी वो ब्रिटिश प्रांत के थे, ब्रिटिश प्रांत के थे, ब्रिटिश प्रांत के थे। 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से थे, और 4 हम लोग देख लें तो ये कमिश्नरी क्षेत्र से थे, कमिश्नरी क्षेत्र से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है। कमिश्नरी क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो अजमेर था, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आपका कुर्ग है, और दिल्ली है। इनको याद करने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है, सबका पहला अल्फाबेटिकल अक्षर देख लीजिएगा, इससे याद हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे कि 93 जो सीट था ये राजा रजवाड़ों का था, राजा रजवाड़ों का था। इस तरह से देखें हम लोग तो 292, 4 और 93 मिलाकर हो गया 389 सीट, ठीक है। तो अब इन सीटों पे क्या होगा कि 389 सीटों पे जो है हम लोग देखेंगे कि अब होगा चुनाव। तो यह चुनाव किस माध्यम से हुआ, कैसे हुआ, इस प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, फिर आप लोग पढ़े होंगे कि एकल संक्रमण ये मत के द्वारा हुआ। तो ये सब क्या होता है, इस पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है एक लोगों के समूह को जो है बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया लाया गया, और सीट क्या तय किया गया, 389। और 389 सीट को तैयार करने के पीछे आधार क्या रखा गया था, तो 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट जो है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि 389 में 292 सीट जो था वो ब्रिटिश क्षेत्र का था, ब्रिटिश प्रांत का था। 4 कमिश्नरी क्षेत्र था, जिसमें पहला हम लोगों ने देखा अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और जो है 93 सीट राजा रजवाड़ों का था। अब हम लोग इस पर देखेंगे कि कैसे आगे चल के चुनाव प्रक्रिया होती है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, आगे हम लोग देखते हैं। तब तक इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं हम लोग 389 सीटों पर कैसे चुनाव होता है, ठीक है। तो पूरी तरह से 389 सीटों पर हुआ नहीं था, ठीक है। जिसमें जो है जो 389 सीट था, ठीक है, जिसमें आप लोग देखें कि 93 सीट जो था ना ये राजा रजवाड़ों का था, राजा रजवाड़ों का मतलब रियासत थे ये सब। तो ये जो है डायरेक्ट इनका हुआ कि इनका चुनाव नहीं होगा, ये क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। डायरेक्ट जो है इनको मनोनीत किया जाएगा, अपने मन से रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो चुनाव हुआ, अब बच गया 200, टोटल कितना हो गया 292 और 4, है ना।
मतलब टोटल जो है कितना सीट पे होगा, 296 सीट पे चुनाव होगा। ठीक है, ये जो 296 सीट पे चुनाव हुआ वो हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और जिस तरीके से जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, और जिस तरीके से चुनाव हुआ उसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली। अब एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा चुनाव कैसे होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एकल संक्रमणीय प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ पे वोट करने जा रहा है, ये सब का आपके सामने बना हुआ है। तो एकल संक्रमणीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता है कि ये जाएगा, जैसे आप जनरली जाते हैं वोट देने के लिए, तो किसी का अगर कमल छाप है तो आप गए मुहर लगा दिए कमल छाप पे, किसी का साइकिल छाप है तो उस पर मुहर लगा दिए, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, किसी में वरीयता क्रम पे जो है वोट दिया जाता है, वरीयता क्रम के आधार पे क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है। अब ये व्यक्ति जब जाएंगे यहाँ पे तो अब ये क्या करेंगे कि अपने पसंद के अनुसार जो है वरीयता देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इनकी इच्छा हो गई कि हम जो है इनको डी व्यक्ति को क्या करें कि पहले स्थान पे रखें, मतलब डी जो है इनके पसंद के पहले व्यक्ति होंगे, तो ये क्या करेंगे कि पहले इनको पहला स्थान दे देंगे। ठीक है, अब फिर हुआ कि इनके दूसरे पसंद के कौन व्यक्ति हैं, तो इनको लगा कि इनके दूसरे पसंद के व्यक्ति जो है बी हैं, तो ये क्या करेंगे फिर बी को अपना वोट देंगे। ठीक है, फिर इनको लगा कि बी के बाद अब फिर, क्योंकि वरीयता क्रम देना है, ऐसा नहीं वोट सबको देना है, लेकिन पहले स्थान पर किसको रखेंगे इसको देखना है। ठीक है, तो अब इनको देखे कि बी पे जो है बी को जो है दूसरा स्थान पर रख दिए। अब इनकी इच्छा हुई कि तीसरे स्थान पर किसको रखे, तो ये क्या किए कि ए को जो है तीसरा स्थान दे दिए। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे कि चौथी पसंद अपना देखना चाहें तो लास्ट में सी को क्या करेंगे, ये चौथा अपना पसंद रखेंगे। मतलब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि एक व्यक्ति जो है वोट देने के लिए जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यह व्यक्ति जो है सिर्फ एक उम्मीदवार को, एक प्रतिनिधि को वोट नहीं दे रहा है, ये वरीयता क्रम के आधार पर वोट सबको दे रहा है, लेकिन इसकी प्रथम पसंद कौन है, फिर द्वितीय पसंद कौन है, तृतीय पसंद कौन है, इसके आधार पर दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है क्या हुआ, चुनाव हुआ। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी इसी विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फिर कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा, फिर जो है उस देखेगा कि मेरे पहले पसंद के कौन है, दूसरे पसंद के कौन है, ऐसे ही देखा जाता है। फिर लास्ट में वोट काउंट होता है, देखा जाता है कि पहले स्थान पे कौन ऐसे व्यक्ति है जिनको पहले स्थान पर रखने वाले लोग ज्यादा हैं, तो फिर वैसे ऐसे करके काउंटिंग होता है। इस चीज को हम लोग आगे चलकर राष्ट्रपति के चुनाव में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का चुनाव कैसे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा कैसे चुनाव होता है। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कि जब ये चुनाव हो गया, ठीक है, ये चुनाव होने के बाद इस चुनाव के क्या परिणाम निकले, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। 89 सीटों पे अभी हम लोगों ने देखा कि चुनाव हुआ। 389 सीटों में जो 93 रियासतों का सीट था, रियासत थे, ये तो मनोनीत किए गए और इसमें जो है 296 सीटों पे क्या हुआ, चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। और चुनाव ये कैसे हुआ, इस चीज पे तो हम लोग बात कर लिए। अब ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा हुआ था। अब इस चुनाव का परिणाम क्या रहा, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इस चुनाव का परिणाम क्या रहा, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो इस चुनाव में किसको कितनी जीत मिली, इस पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस चुनाव में हम लोग देखते हैं तो कांग्रेस को जो है, इस चुनाव में हम लोग देखते हैं कांग्रेस को जो है 208 सीट मिला, जीत हासिल हुई।
मुस्लिम लीग को जो है 73 सीट मिला और 15 सीट मान लीजिए सब अन्य को, अन्य जिसमें निर्दलीय भी थे, क्षेत्रीय पार्टी के थे। तो हम लोग देखते हैं इसमें संविधान सभा का जो 296 सीटों पे रियल जो है देखा जाए डाटा अगर, तो सीट तो था 389, लेकिन जो चुनाव हुआ था वो 296 सीट पे हुआ था। 93 जो है क्या हुए थे इसमें मनोनीत किए गए थे बाद में। तो जो 296 सीट पे चुनाव हुआ उसमें अकेले जो है 208 सीट किसको मिल गई, कांग्रेस को मिल गई, 73 सीट जो है मिल गई मुस्लिम लीग को और 15 सीटें जो है अन्य थी। अब यहीं से क्या हुआ कि ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो है ये जो इतना सीटों का गैप हुआ, विवाद यहीं पे उत्पन्न हो गया, ठीक है। और यहीं पे भारत और पाकिस्तान के जो एक विभाजन की नींव होती है यहीं पे पड़ी, ठीक है। और बहुत से लोगों ने इस पर व्यंग किया है। एक ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम हम लोग सुने हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने तो व्यंग ही किया, ऐसा व्यंग ही किए थे कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। अब यहाँ पे ये लग रहा था, अब यहाँ पे मुस्लिम लीग को इतना कम सीट मिलने से लग रहा था, जो यहाँ पे मुस्लिम समाज था उसको लग रहा था कि जो संविधान लिखा जाएगा उसमें मुस्लिम समाज को जो है हक सही से नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो 208 सीट कांग्रेस को मिली है इसमें अधिकतर लोग हिंदू हैं और जो संविधान लिखा जाएगा उन्हीं के अनुरूप लिखा जाएगा। और यहीं से क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान की नींव पड़ी और भारत पाकिस्तान का विवाद यहीं पे उत्पन्न हुआ और यहीं से विभाजन शुरू हो जाएगा। और ये लोग क्या किए कि प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है अब यहीं से ये लोग जैसे ही परिणाम आया अपना शुरू कर दिए। एक तरफ भारत हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। तो फिर एक दो संविधान सभा बना, एक पाकिस्तान का संविधान सभा अलग बना और भारत का संविधान सभा अलग बना, ठीक है। तो अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे संविधान सभा का गठन होगा और कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए अभी आप लोग के दिमाग में बैठा हुआ है कि 389 सीट था, चुनाव हुआ, 389 सीट तय किया गया था, लेकिन आपसे पूछ देता है कि विभाजन के बाद कुल कितने सीट रह गए। तो उस पर भी थोड़ा सा कुछ फैक्ट है, हम लोग जान लेते हैं कि भारत का जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय संविधान सभा का विभाजन से पहले कितने सीटें थे, विभाजन के बाद कितने सीटें थे। और कभी कभी पूछ देता है कि इस संविधान सभा में महिलाएं कितनी उम्मीदवार थीं, एससी के उम्मीदवार कितने थे, एसटी के उम्मीदवार कितने थे। तो इस पे भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये फैक्ट है, कॉन्सेप्ट उतने बड़े नहीं है, फैक्ट है, एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछ देता है। तो इसको भी थोड़ा यहीं पे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि इसमें बोल करके नोट कराया जाएगा, इसी पे जो समझाना है समझाना है। तो हम लोग जो है चलिए देखते हैं जो है इसका, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ वो फैक्ट भी नोट करा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखें हम लोग कि विभाजन हुआ, तो विभाजन के टाइम हम लोग देखेंगे सीट, तो विभाजन से पहले हम लोग देखें पहले और विभाजन के बाद में। तो पहले हम लोग देखें तो टोटल सीट जो था ब्रिटिश प्रांत का, हम लोगों ने क्या देखा था, टोटल जो है 292 था। ब्रिटिश प्रांत का जो सीट था वो 292 था। फिर हम लोगों ने देखा क्या, कमिश्नरी की जो टोटल सीट थी वो 4 थी। फिर हम लोग देखे देसी रियासत, तो टोटल सीट था 93। अब हम लोग देखते हैं कि बाद में कितना सीट हुआ, ठीक है।
तो टोटल हम लोग यहाँ पे सीट देख लें, अगर जोड़े तो टोटल सीट कितना निकल रहा है, 389। यानी बंटवारे से पहले हम लोग देख लिए क्या 389 सीट था। अब हम लोग देखते हैं विभाजन या बंटवारे के बाद जो है कितना है। तो उस समय हम लोग देखते हैं तो ब्रिटिश सीट जो थी ये जो हो गई 226। कमिश्नरी के सीट हम लोग देखेंगे तो वो हो गया 3। और देशी रियासत जो है हम लोग देखें, देशी रियासत तो ये हो गए 70। यानी टोटल हम लोग देखें अगर तो बंटवारे से पहले 389 सीट था, लेकिन बंटवारे के बाद जो है टोटल सीट कितना हो जाएगा आपका 299। तो आगे अब पूरे भारत के लिए अगर देखा जाए, भारत के लिए अब एक्चुअल सीट होगा वो कितना होगा भारत के लिए, तो 299। अब इन्हीं सीटों पे जो भी होना होगा। ठीक है। तो आपसे अगर पूछ जाए कि जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था तो उस समय सीटें कितनी थी 389, लेकिन जब विभाजन हो गया उस समय टोटल सीट कितनी हो गई जो है 299। ठीक है। तो ये भी फैक्ट है, इसको रख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसी में हम लोग देख लेते हैं कि टोटल मतलब कितनी महिलाएं थी, कितनी SC ST थी। इसका फैक्ट हम क्या करते हैं कि यहीं पे नोट कर देते हैं और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कुछ ये फैक्ट है, नोट कर लीजिए। जैसे टोटल संविधान सभा में कुल महिला की सीटें कितनी थी, कुल अनुसूचित जाति के कितने थे, कुल अनुसूचित जनजाति के कितने थे, कुल सामान्य जनरल की सीटें कितनी थी 213, मुस्लिम की सीटें कितनी थी 79, और सिख लोग का कितना था 4। तो इसमें हम लोग देखे पूरे संविधान सभा में हम लोगों ने क्या देखा कि महिला का सीट कितना है टोटल 15, SC के कितने हैं 26, और ST के कितने हैं 33। ठीक है। और 213 जो है ये जनरल का है। ऐसी में आप लोगों से पूछ दे कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को टोटल सीट कितने मिली थी, तो 208 मिली थी। फिर आपसे पूछ दे कि विभाजन से पहले जो है संविधान सभा की कितनी सीटें थी, तो 389 थी। विभाजन के बाद जो है संविधान सभा की कितनी सीटें बच गई जो है, तो 299। यानी कि विभाजन के बाद, यानी मुस्लिम लीग के हटने के बाद जो है कितनी बन गई जो है संविधान सभा की सीटें जो है 299। ठीक है। तो कल से जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि संविधान सभा जब बन गया, संविधान सभा का चुनाव हो गया, गठन हो गया, तो संविधान सभा की बैठक, प्रथम बैठक कब हुई, द्वितीय बैठक कब हुई, तृतीय बैठक क्या हुई, कब हुई। और कल के ही क्लास में हम लोग जो है ये भी देख लेंगे कि कैसे जो है नेक्स्ट क्लास में कि संविधान तैयार किया गया, क्या क्या उसके पीछे में विवाद आया, और संविधान बन करके हमारा जो है तैयार हो गया, किस कब जो है मतलब कितना समय लगा, सारा प्रोसेस जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।